हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के जो वीडियो है जियोग्राफी का, जो हम लोग का पढ़ रहे थे वन्य तथा वन्य जीव संसाधन, उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि वन्य जीवों के ह्रास ह्रास का प्रमुख कारण कौन कौन सा है ना। तो ह्रास के क्या क्या कारण है। ह्रास मतलब देखिए, वन्य जीव, वन और वन में जो रहने वाले जीव हैं, या वन खुद भी एक प्रकार का जीव है, तो उनके ह्रास मतलब ख़त्म होने के कारण क्या क्या है। देखिए, पहला कारण है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण मतलब कि मनुष्य जो है, जो जीव जंतु का जो आवास है, उस पर क्या हो रहा है, आक्रमण हो गया है। आक्रमण मतलब जैसे कि आप देखिएगा, समुद्र में देख लीजिए, तो समुद्र में क्या होता है, मछली उसमें रहती है और अन्य प्रकार के जीव भी रहते हैं, है ना। तो उस पर क्या है कि मनुष्य उसमें अपना यातायात चलाता है, तो जिसके कारण से उनका जो है आवास पर क्या होता है, जैसे कोई तेल टैंक जा रहा है और तेल टैंक का रिसा हो गया, तो बहुत सारे जीव उसमें मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है यातायात की सुविधा उसके लिए क्या होता है, हानिकारक साबित हो रहा है। उसके साथ आप देखते होंगे कि हाथियों का, न्यूज़ में सुनते हैं हाथियों का हत्या जो है रेल में टक्कर खाने से, या यातायात के साधन की वजह से जो उनका जो है मृत्यु हो गया। तो ये या एक्सीडेंट हो गया इस तरह के। तो आप न्यूज़ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं यातायात के कारण, और मानव जो है, प्राकृतिक जीव जो है जिस स्थान पर रहते हैं उसमें भी मानव का क्या हो रहा है, अधिवासित होने का, आवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो है ह्रास हो रहा है ना। जिससे प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है। और वन्य जीव में सामान्य वृद्धि एवं प्रजनन में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। प्रजनन मतलब कि कोई भी जीव अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो क्रिया करता है उसे प्रजनन करते हैं। प्रजनन में जन्म शब्द से बना है। जन्म मतलब कि जन्म देना, और हम लोग जन्म देने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसी को प्रजनन कहते हैं, है ना। देखिए, दूसरा क्या है, प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा समस्या है। प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, जीवों का जीवन चक्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब प्रदूषण के कारण आज देख लीजिए कि जो जीव बहुत ज़्यादा दिन तक जीते थे, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम दिन जी रहे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन ऐसे ऐसे कारक हैं जो प्रदूषण से जो उत्पन्न हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जीवों के ह्रास में बहुत ही एक प्रमुख कारण है। तीसरा कारण है कि आर्थिक लाभ। देखिए, मानव इतना लालची हो गया है कि आर्थिक लाभ के लिए किसी जीव का हत्या कर दिया जा रहा है, किसी वन को काट दिया जा रहा है। यदि आप किसी चीज़ का जन्म नहीं दे सकते हैं, तो आपका ये भी अधिकार नहीं होता कि आप उसका हनन कर दें। जैसे कि लोग क्या है कि अपने दवा के लिए जो है पेड़ पौधे जीवों को मार देते हैं, वो सही नहीं है। देखिए, उसके यदि संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस मात्रा में कभी सही है, लेकिन यदि आप उसी को डायरेक्ट मारते जाएंगे तो वो जो प्रजाति जो है लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई भी प्राणी यदि समाप्त हो जाएगा इस धरती से, तो फिर उसको लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, है ना। और उसके लिए यदि दवा का काम कर रहा है तो किसी दूसरे माध्यम या दूसरा सोर्स हम लोग को ढूंढना चाहिए उसके लिए। तो वन एवं वन्य जीव का आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी होते हैं ना, जिसके कारण उसका क्या होता है, दोहन होता है। कैसे, जैसे कि किसी रोग में कोई दवा बहुत ज़्यादा जो पेड़ पौधे से मिलता है, या आप देखते हैं कि क्रीम पाउडर बनाने जैसी संबंधी के लिए मछलियों को मार दिया जाता है, जिससे वहाँ से वासा फैट मिलता है, जिससे क्रीम वगैरह बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। और सहविलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त हो जाती है, तो उस पर आधारित जितने भी प्रजाति है वो सभी विलुप्त हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सहविलुप्तता कहते हैं। तो 3 कारण है, और उस 3 कारणों का आपको ध्यान रखना। पहला प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, दूसरा प्रदूषण समस्या, तीसरा आर्थिक लाभ, और चौथा सहविलुप्तता। इसके बाद अगला प्रश्न आपको, अगला क्या है, देखिए, वन एवं वन्य जीवों में रीति रिवाज का क्या सहयोग रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वन मतलब पेड़ पौधा, और वन्य जीव में क्या संरक्षण जो है, रीति रिवाज मतलब कि हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, या हम जो जिस तरह से कुछ पर्व त्यौहार करते हैं, है ना, तो वो रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। तो उसके कारण किस तरह से वन का संरक्षण होता है, हम देखिए, प्रत्येक धार्मिक कृत मतलब काम होता है ना, कृत तथा विभिन्न पौराणिक कर्मकांड, साहित्य एवं वन्य प्राणियों को महत्व दिया गया है। जैसे कि किसी धर्म में किसी जो है जीव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या
पेड़ पौधों को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे जो है धर्म में कार्य किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आज भी कई ग्रामीण अनुष्ठान हैं जो वन संरक्षण के लिए किया जाता है। और आदिवासी जनजाति जिसको कह सकते हैं, आदिवासी मतलब जो आदि अनंत काल से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है ना। तो आदिवासी जो है वो वन के संरक्षण के आज भी वो लोग अपना पर्व मनाते हैं। जैसे कि आप सरहुल हो गया, आप जनजातीय पर्व जितना भी वो कहीं ना कहीं पेड़ से लगा हुआ है। जैसे हरियरी पूजा हम लोग तरफ होता है, हरियरी पूजा, तो ये वन के संरक्षण से संबंधित हैं और ये कहीं ना कहीं आपको जो है वन संरक्षण में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। भारत के जो है वन संरक्षण के लिए शासकों ने भी बल दिया। शासक मतलब कि जो साम्राज्य के जो राजा थे भारत में, वो लोग भी जो है वन संरक्षण पर बल दिया। जैसे कि प्राचीन काल में आपने अशोक का नाम सुना होगा। अशोक बहुत ही जो था महत्वपूर्ण शासक रहा मौर्य वंश का। और शायद ये भारत का, आज अखंड भारत की जो संकल्पना है वो बहुत ही पहले अशोक ने जो स्थापित कर दिया था, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी देश इसके साथ जो था आते थे। ईरान तक इसका सीमा था, उत्तर में जो था रूस तक इसका सीमा फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बड़ा शासक रहा है। और इसने अपने प्रथम शिलालेख में कहा कि वन्य जीवों की हत्या जो है के निंदा करता है, प्रथम अभिलेख है ना। तो देख सकते हैं कि अशोक उसी तरह आप देख सकते हैं न केवल जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी आप देख सकते हैं कि मुगल में कौन, बाबर, जहांगीर, प्राकृतिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इन लोगों के जो चित्रकारी है इन लोगों का, या किसी प्रकार के इनका जो है, जैसे बाबर के जो है तो बाबरनामा जो है उसमें लिखते हैं ये कि जो है भारत के जीव जंतुओं के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में। तो ये जो है प्राचीन काल में, ये मध्यकाल में रहा, तो देख सकते हैं। और हमारा धार्मिक संस्कृति जो है लगाव वन एवं वन्य जीवों से, अतः यह बहुत सहयोगी है और वन्य जीवन के संरक्षण में भी यह सहयोगी की धार्मिक संस्कृति है ना। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जो है वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज क्या है ना, कि रीति रिवाज का क्या सहयोग है। तो आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, जो एक सही उत्तर होगा है ना। उसके बाद रेड डेटा बुक क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्टार तो मार ही लीजिए, क्योंकि आने की संभावनाएं हैं, एग्जामिनेशन में यह प्रश्न टपक सकता है ना। देखिए, यह एक प्रकार का क्या है, किताब है। जिस तरह से हम लोग का भी ज्योग्राफी का किताब है, उसी तरह से वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित यह क्या है, एक प्रकार का जो है किताब है, जिसके अंतर्गत जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो खतरे में है उनके बारे में जानकारी संरक्षित किया जाता है। इनके बारे में क्या किया जाता है कि जितने भी वन्य जीव हैं या वन हैं उनके संबंधित हम लोग क्या करते हैं उसके संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं जो खतरे में है ना। खतरे मतलब कि संकट, वो सभी बताएंगे आगे के वीडियो में है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, संकटग्रस्त जातियों का सूची बनाना, वैसा जाति जो संकट में है, जिसका संख्या कम होते जा रहा है, उसका सूची बनाना। दूसरा, घटी हुई जैव विविधता के दुष्प्रभाव से अवगत कराना। ये बुक क्या करता है कि ये दिखाता है कि देखिए महोदय, आप सब जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आप ये विकास कर रहे हैं, उससे कितना जो है आप लोग जो हानि पहुंचा दिए हैं प्रकृति के, इसके बारे में बताता है कि देखिए जैव विविधता का आप कितना हानि पहुंचा दिए हैं। आप अपना इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावे आप ये हानि भी देखिए कि आप कितने प्रकार का हानि कर दिए हैं, जिससे जैव विविधता किस प्रकार से प्रभाव है और उसका ही प्रभाव किस तरह से हमारे आज के जीवन पर पड़ रहा है। उसके बाद संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए जोर डालता है ना, किस जंतु को सुरक्षित किया जाए, किसको नहीं किया जाए, इस पर क्या करता है, जोर डालता है। और यह IUCN द्वारा जारी किया जाता है ना। तो इतना आप लिखिएगा। तो रेड डेटा बुक क्या आता है, आप लिखिएगा यह एक प्रकार का किताब है जिसमें जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, वन्य जीव के खतरे में है उनके बारे में जानकारी संग्रहित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है संकटग्रस्त जातियों का सूची बनाना, उसके अलावा जैव विविधता से अवगत, दुष्प्रभाव से अवगत कराना, संकटग्रस्त जातियों के कारण संरक्षण करना, तथा यह IUCN द्वारा जारी किया जाता है। और जो इसके जो रेड डेटा बुक क्यों रखा गया, तो ये किताब है जिसके जो पन्ना के हिस्सा होता है रेड होता है, और रेड पर जो भी जीव जंतु चला गया मतलब उस पर खतरा मंडरा रहा है, वह पृथ्वी से पलायन करने के लिए जो है रेडी है ना। तो हम लोग को भी बल देना चाहिए इस बात पर, हम लोग को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जब तक एक सभी लोग मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा है ना। चलिए अगले स्लाइड में।
चलिए चिपको आंदोलन क्या है, अगला हम लोग पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन क्या है बाबू, ध्यान देना, ठीक ना। चिपको आंदोलन क्या, देखिए चिपको आंदोलन क्या है। देखिए चिपको आंदोलन जो है टिहरी के, उत्तराखंड के टिहरी जो है, टिहरी गढ़वाल एक पर्वतीय जिला है जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ने ठेकेदारों के कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ के काटते देख, जो वहाँ के ठेकेदार थे, जो उद्योगपति लोग थे, वो पेड़ को काट रहे थे और उस पेड़ को काटते हुए देख जो जनजाति थे उसे बचाने के लिए अपने आगोश मतलब कि किसी जो है पेड़ को पूरी तरह से घेर कर पकड़ लेना ही आगोश कहलाता है। आगोश में पौधों को घेर कर रक्षा करते थे और इससे कई देशों ने स्वीकारा कि नहीं, पेड़ों का संरक्षण जो है जरूरी है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अनपढ़ लिखा गया है। अनपढ़ जनजाति वो जो पेड़ पौधे का संरक्षण कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे पढ़कर यदि संरक्षण नहीं कर रहे हैं पेड़ पौधों का, यदि उसमें योगदान नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, है ना। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन लिख लीजिएगा, पहले भी बताया गया है ऑफलाइन में, है ना। इसके बाद देखिए क्या है, कैंसर के रोग के उपचार में, क्या योगदान है, कैंसर के रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो अब देखिए हिमालय जो ये पेड़ एक है, हिमालय जो क्या है, चिड़ प्रकार का सदाबहार वन है, एक वन का प्रकार है ना। सदाबहार मतलब वैसा वन जिसमें हमेशा फल पत्ती फूल हमेशा लगते रहता है, उसे सदाबहार वन कहते हैं ना। तो एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा मतलब कि वैसे पौधा जिससे औषधि निकाला जा सकता है, जो हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके छाल हो गया, टहनी हो गया में जो है टेक्सोल नामक रसायन पाया जाता है, जो कैंसर के इलाज में क्या होता है, उपयोगी होता है। तो आप लिख सकते हैं कैंसर रोग में क्या वन का योगदान है। तो कैंसर रोग के योगदान में हिमालय एवं का जो एक सदाबहार प्रकार का वन है, जो एक औषधीय पौधा है, जो बहुत ही उपयोगी है, जो हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ के या हिमालय के छाल टहनियों जड़ में टेक्सोल नामक रसायन पाया जाता है, जो कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग होता है। चलिए इतना लिख लीजिएगा अच्छा से, उम्मीद करते हैं आप लिख लीजिए। देखिए आईयूसीएन जो हो गया, यह वन्य जो है जीवों का वर्गीकरण किया है, वन्य जीवों का वर्गीकरण किया है कि और उस किस आधार पर कि कौन सी जातियाँ अभी इस यहाँ पर पृथ्वी पर सही मात्रा में है और कौन अभी खतरे में है या कौन अभी खतरे में जाने की संभावनाएं हैं, तो उस पर इसने वर्गीकरण किया। पहला वर्गीकरण किया सामान्य जाति, दूसरा संकटग्रस्त जाति, तीसरा सुभेद जाति, चौथा दुर्लभ जातियाँ, पांचवा स्थानिक और छुआ का हो जाता है लुप्त। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आईयूसीएन द्वारा वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया, तो 6 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त। क्लियर है। अब जानते हैं सामान्य जातियाँ क्या है। सामान्य जातियाँ क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सामान्य जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, मतलब कि वैसा जाति, वैसा वन, वैसा जीव जिसकी संख्या अभी पर्याप्त है, उस पर किसी प्रकार का संकट नहीं है, वह पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है, वैसे जातियों को हम लोग सामान्य जातियाँ में नाम के श्रेणी में रखते हैं। जैसे पशु हो गया, पशु मतलब जो हम लोग पालते हैं, जैसे कुत्ता बकरी भेड़, इस सब की संख्या प्रचुर मात्रा में है ना, कोई इस पर संरक्षण करने की आवश्यकता है नहीं, लोग खुद अपने लाभ के लिए इनका संरक्षण कर रहे हैं। साल, चीड़, ये सभी सामान्य हैं, कोई इस पर संकट नहीं है। लेकिन संकटग्रस्त जातियाँ किसी, ये इंपॉर्टेंट, संकटग्रस्त जातियाँ क्या है, वे जातियाँ जिनको लुप्त होने का खतरा, वैसा जाति जिनका लुप्त होने का खतरा है ना, जैसे काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, गेंडा हो गया, संगाई हो गया, संगाई मणिपुरी हिरण को कहते हैं, इत्यादि, ये सभी क्या हो गया, संकटग्रस्त जातियाँ हो गया। इसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुभेद। कौन सी जाति को पढ़ेंगे, सुभेद प्रकार की जाति को पढ़ेंगे, ठीक ना। सुभेद जातियाँ क्या है,
वैसी जातियाँ जिसकी संख्या घट रही है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब कि वैसा जाति जिसकी संख्या अभी ठीक ठाक है लेकिन उसकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, लेकिन उस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो जान रहे हैं कि एक जो है ख़त्म होते 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 बहुत पूरी बने के ख़त्म होने की संभावनाएं रहेंगी, जो संकटग्रस्त में चले जाएंगे। संकटग्रस्त मतलब उनकी संख्या बहुत ही कम बच चुका है, उसके संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है उनको बचाने के लिए। जैसे नीली भेड़ आप देखे होंगे, बहुत भेड़ जो है क्या है सामान्य जातियाँ हैं, लेकिन नीली भेड़ कहा जाएगा सुभेद जातियाँ है ना। डॉल्फिन, एशियाई हाथी, ये सब क्या है सुभेद जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ क्या है, इन जातियों की संख्या क्या होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। वैसा जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है उसको दुर्लभ कहेंगे है ना। दुर्लभ आप समझ सकते हैं कि जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो, तो वैसा ही चीज़ जो मुश्किल से प्राप्त होगा जिसकी संख्या कम हो, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो। चलिए स्थानिक जातियाँ क्या है, देखिए स्थानिक सबसे ही पता चला। स्थानिक मतलब किसी एक स्थान विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाएंगे। देखिए प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां स्थानीय कहलाती हैं। जैसे कि भारत के जो है आप मानस क्या है एक प्रकार का तो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर गेंडा पाया जाता है। तो गेंडा विश्व में केवल असम में ही पाया जाता है ना। तो ये क्या हो गया स्थानिक जातियाँ। उसी तरह से अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी सूअर हो गया। ये अंडमान में ही इसकी जो है अन्य सूअरों से इसका जो है प्रॉपर्टी अलग है, इसका गुण अलग है, इसका जो है तरीका जीने का तरीका अलग है। तो ये उसी क्षेत्र में पाया जाएगा, रंग रूप से अलग है अन्य जातियों से। ये केवल इसलिए जो एक विशेष क्षेत्र अंडमान जो है एक क्षेत्र है हम लोग का भारत का यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर पाया जाता है। निकोबारी कबूतर केवल निकोबार में ही पाए जाएंगे। हमारे पास जो कबूतर पाए जाते हैं उनसे गुण बहुत ही भिन्न होगा है ना। उसके बाद लुप्त जातियाँ क्या है, तो लुप्त जातियों के बारे में समझते हैं है ना। लुप्त जाति वे जातियाँ जो किसी क्षेत्र से है ना, किसी क्षेत्र से, किसी देश से, किसी प्रदेश से, किसी महादेश से या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो जाए तो वैसी जातियों को हम लोग क्या कहेंगे लुप्त जाति। जैसे भारत में चीता जो हो गया भारत में जो है लुप्त प्रजाति 1951 से ही घोषित हो गया है, लेकिन यह भारत से हो गया लेकिन विश्व में ही पाए जाते हैं। तो भारत घोषित कर दिया कि हमारे पास चीता नहीं है, तो भारत में क्या है चीता विलुप्त हो गया है ना। तो किसी देश में हो सकता है। या अब एशियाई चीता, ये भी क्या है विलुप्त है, एशिया से विलुप्त हो गया। एशिया में कहीं भी अब एशियाई चीता नहीं पाया जाता। उसके बाद डोडो हो गया। डोडो जो है मॉरिशस में पाए जाने वाला एक जीव था जो बत्तख की तरह था है ना, इसकी भी ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। उसके बाद गुलाबी सिर वाला बत्तख भी क्या हो गया है विलुप्त हो गया है, ये पूरे पृथ्वी से विलुप्त हो गया है। एशियाई चीता एशिया से विलुप्त हो गया है ना। वैसा चीता जो एशिया में पाया जाता है वो विलुप्त के हो गया है। उसके बाद चीता जो था भारत से समाप्त हो गया। अभी देख रहे हैं कुन्नो नेशनल पार्क में क्या हो गया है, इसको पुनः संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है ना। अब देखिए अब तो हो गया कितने प्रकार के जीव जंतु होगा, अब उसका संरक्षण कैसे करेंगे। अब संरक्षण किसे करेंगे उस पर हम लोग बातें करेंगे है ना, उस पर बातें करेंगे संरक्षण किस तरह से किया जाएगा। देखिए वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस, देखिए दो तरह से किया जाए। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर। मतलब कि हम लोग तो भारत देश में रहते हैं, तो भारत में क्या होगा कि किस तरह से संरक्षण किया जाएगा उस पर हम लोग बातें करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN जो रेड डेटा बुक जारी करता है वो काम करता है। उसके बाद WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड जो है फॉरेस्ट करके फंड करके कुछ वर्ल्ड वाइड फंड करके कुछ है एक संस्था जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन काम करता है, तो IUCN। राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन काम करता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। देखिए संरक्षण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। संरक्षण करने का कोई भी जीव यदि वो खतरे में है तो उसका हम लोग संरक्षण दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया इन सिटू और दूसरा तरीका क्या हो गया आपको एक्स सिटू हो गया है ना। पहला तरीका क्या हो गया इन सिटू हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया एक्स सिटू हो गया। वन्य जीव एवं उनके देखिए इन सिटू क्या है, वन्य जीव एवं उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे इन सिटू कहेंगे। इसके लिए भूखंड को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि भारत में जो है बाघ हो गया, बाघ तो उसके लिए वो क्या है जिस क्षेत्र में हुआ है जहाँ उसका आवास है वहीं पर उसके संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको
इन सीटू कहेंगे। लेकिन एक्स सीटू हम लोग कहेंगे कि वन्य जीवों को संकट से बचाने के लिए उसे कृत्रिम आवास किसी लेबोरेटरी में रख दीजिए या किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे हम लोग एक्स सीटू कहते हैं। और ये जो भी विलुप्त जीवों के लिए किया जाता है, जैसे कि भारत में चीता लाया जा रहा है, तो उस चीता का आवास कहाँ है? आवास है उसका है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में उसका यदि उसको कहीं संरक्षित किया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्स सीटू कहेंगे, इन सीटू कहेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लाकर उसको संरक्षित किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक्स सीटू हो जाएगा, है ना। ये सामान्य भाषा में आप समझिए तो आप हैं और आपको यदि आपके घर पर रहकर पढ़ाया जा रहा है तो आप इन सीटू हो जाइएगा, है ना। यदि आपको घर पर नहीं, आपको घर से उठाकर कहीं दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर शहर में बैठाकर अच्छे तरीके से आपका जो है वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपको संरक्षित किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स सीटू कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ों से। और यहाँ से पूछेगा इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, है ना। इसके बाद देखिए वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब तो हम लोग जानते हैं कि संरक्षित क्षेत्र कर दिया जाता है ना। संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? क्षेत्र किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी क्या हो गया? संरक्षित क्षेत्र हुआ जहाँ पर वन्य प्राणियों का क्या करते हैं हम लोग? संरक्षण करते हैं। उसके बाद बिहार क्षेत्र, इसी को मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। आप वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से ही याद रखिएगा। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में भी क्या करते हैं? वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। जैव मंडल में भी करते हैं हम लोग, इनका संरक्षण करते हैं, है ना। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आप लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, या वैसा क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ना। देखिए उद्देश्य इसका क्या है? आखिर राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियाँ तैयार करना। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी जीव अपने जो स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, वहाँ पर वह अपने अनुसार प्रजनन कर सके, अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाकलाप कर सके वन्य जीव, उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में उस तरह की परिस्थितियाँ तैयार किया जाता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, वर्जित होता है। बाहरी हस्तक्षेप मतलब कि कृषि कार्य हो गया, पशुचारण हो गया, अधिवास मतलब वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, वन उत्पाद, वहाँ से किसी प्रकार का वन का टहनी भी नहीं तोड़ सकते हैं। यदि राष्ट्रीय उद्यान में जाकर आप टहनी तोड़ दीजिएगा तो आपका टहनी तोड़ देगा वन फॉरेस्ट विभाग वाला, है ना। ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है सरकार का, अगर इस तरह से कर रहे थे ना। इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव एवं प्राणियों का सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर सुरक्षित ढंग से रहते हैं, है ना, कोई भी जीव जंतु। इसमें क्या होता है? जैसे कृषि हो गया, है ना, इसमें सीमित मात्रा में इसमें होगा कृषि, वन उत्पाद, मछली पकड़ना, है ना, पशुचारण, ये होगा, लेकिन सीमित मात्रा में होगा और किसी प्रकार का आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे कि बिहार में जो हो गया कुशेश्वर स्थान, याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का आ गया कुशेश्वर स्थान हो गया, है ना, कैमूर वन अभ्यारण्य हो गया जो हम लोग के पास नज़दीक में ही है ना, तो वन अभ्यारण्य हो गया। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला वीडियो यही सब डालेंगे कि नेशनल पार्क कौन है इंपॉर्टेंट, जैव मंडल कौन है और वन्य जीव क्या है, और कुछ पेड़ पौधे वाला वीडियो डाल देंगे, है ना, फूल पत्ती वाला। तो आपका ये चैप्टर संपूर्ण हो जाएगा, है ना। लेकिन आगे का वीडियो आते रहेगा, ये ध्यान देना, है ना। उसके बाद जैव मंडल क्या है? जैव मंडल वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। और यह भारत में इसकी संख्या कितना है? 18 है ना। देखिए वैसा क्षेत्र, जैसे कि कुछ वैसा क्षेत्र है जहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर, जैसे कि अभी हम लोग को टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइगर का संरक्षण करने के लिए काम चल रहा है, तो ऐसा हम लोग का जैव मंडल बनाया जाएगा, बायोस्फीयर बनाया जाएगा, जहाँ पर जो है संरक्षण केवल बाघ का जो है प्राथमिकता अधिक रहेगा। अभी हम लोग चीता संरक्षण पर काम करें तो चीता का प्राथमिकता अधिक दिया जाएगा उस क्षेत्र में, है ना। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम यह किया जाता है। इसकी संख्या 18 है। देखिए जैव मंडल एक बड़ा क्षेत्र होता है ना। ये देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, ठीक ना। ये जैसे क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जैव मंडल हो गया।
और उसके अंदर आपका क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया, है ना। और उसके अंदर आपको नेशनल पार्क, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपका जैव मंडल। ये आपका क्या हो गया, ये जो हो गया जैव मंडल हो गया, जैसे जैव मंडल। उसके बाद ये नेशनल पार्क हो गया, और जो गया ये हो गया सैंक्चुरी हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया। तो इस तरह से होता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी आ जाएगा, है ना, जैव मंडल। इसकी संख्या अभी कितनी है भारत में, तो इसकी संख्या जो है आपके पास 18 है। इसकी संख्या कितना है, 18 आपकी संख्या है ना। इसकी संख्या कितना है बाबू, 18 है। अब देखिए जैव विविधता क्या पूछेगा, जैव विविधता क्या है, तो आपको लिखना होगा जैव विविधता, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो, अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। दो शब्दों से मिलेगा, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या, जैव हो गया, जैव मतलब कि किसी प्रकार का जीव, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता हो गया, है ना, या प्रकार हो गया। देखिए जैव विविधता मतलब कि जीवों के प्रकार में जो है विभिन्नता है, अलग अलग वेराइटी के जीव हैं, है ना। तो किसी क्षेत्र में यदि बहुत प्रकार के वेराइटी के जीव हैं तो वहाँ पर जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, जैव विविधता कहेंगे, है ना। देखिए जैव विविधता, देखिए जीवों में विभिन्न प्रकार प्रजातियों की एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। देखिए एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत प्रकार के जीव रह रहे हैं, जैसे कि कोई क्षेत्र है वहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। जैसे कि एक पार्टी है और वहाँ पर खाना बहुत प्रकार के बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है 52 प्रकार के भोज हैं, तो आप कहेंगे नहीं कि खाना में विभिन्नता है, क्या है, डाइवर्सिटी है। खाना में क्या था, डाइवर्सिटी था, बदल बदल कर खाना था, आप जो मन वो खा सकते हैं। तो मतलब ये कि किसी क्षेत्र में यदि देखिए जैसे डाइवर्सिटी, जैसे कि भोज में बहुत प्रकार का खाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, आप बहुत प्रकार का खाना खा सकते हैं। लेकिन भोज में मात्र आप समझिए केवल दाल चावल और सब्जी बना हुआ है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप वही उसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और वह दाल चावल यदि ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, है ना। और लेकिन वही जो है वही आपको बहुत प्रकार का भोजन बना है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गया, दाल चावल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप अन्य चीज़ भी ले सकते हैं, है ना। अन्य जो वस्तुएं बना है, अन्य चीज़ बना है, उस पर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह, तो जैव विविधता उसी प्रकार से अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग विविधता, यहाँ पर बहुत प्रकार की विविधता रहेगा, तो आप डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रहेंगे।